अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे बनाया और कैसे पढ़ा जाता है, जिसमें हमने एक फर्जी शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की मिसाल ली थी। आज हम होंडा एटलस कार्स लिमिटेड के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने अभी तक 2023 की तो एनुअल रिपोर्ट रिलीज नहीं की, इस वजह से हम प्रीवियस ईयर्स 2022 की एनुअल रिपोर्ट वाली कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो फ्लो का वर्ड होता है, इसका मतलब है बहना या बहाव। इसके अलावा कैश इनफ्लो का मतलब होता है कि कारोबार में पैसा आया है और कैश आउटफ्लो का मतलब होता है कि कारोबार से पैसा गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की मदद से आपको ये आसानी से पता चल जाता है कि जो कैश कंपनी के अंदर आया है वो कौन सी एक्टिविटी की वजह से आया है और जो कैश कंपनी से ज्यादा बाहर गया है वो कौन सी एक्टिविटी से गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो पैसा कंपनी के अंदर आता है उसे पॉजिटिव नंबर में शो किया जाता है और जो पैसा कंपनी के बाहर जाता है उसे नेगेटिव नंबर में शो किया जाता है। सबसे पहले होंडा कंपनी के अकाउंट्स के ऊपर नजर डालते हैं जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिए गए हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होंडा कंपनी ने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन की मद में इस साल 122 करोड़ अर्न किए हैं। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस ये वो पैसा होता है जो कंपनी के प्राइमरी कारोबार से आता है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज की सेल से कमाया गया कैश। होंडा कंपनी का प्राइमरी बिजनेस गाड़ियां बना के बेचने का है, तो ये कैश यकीनन गाड़ियों की सेल से ही आया होगा। इस साल होंडा कंपनी ने 2 करोड़ और 20 लाख फाइनेंस कॉस्ट की मद में खर्च किए हैं। इस अकाउंट में कंपनी ने जो डेट यानी लोन वगैरह के ऊपर जो इंटरेस्ट पेमेंट्स की होती है, तो इन्हीं इंटरेस्ट पेमेंट्स को फाइनेंस कॉस्ट वाला अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद एम्प्लॉइज रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस का अकाउंट आता है। इस साल होंडा कंपनी ने इस अकाउंट की मद में 2 करोड़ 35 लाख खर्च किए हैं। इस अकाउंट में वो अमाउंट शामिल होती है जो कंपनी के एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट और उससे रिलेटेड अदर ऑब्लिगेशंस में खर्च हुए हैं। इसके बाद नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन लोन्स टू एम्प्लॉइज का अकाउंट आता है। ये अकाउंट होंडा के एम्प्लॉइज को दिए गए लोन्स को रिप्रेजेंट करता है। इस साल होंडा कंपनी ने इस अकाउंट की मद में 1 करोड़ 86 लाख अपने एम्प्लॉइज को लोन दिया है। देखो, बैंक्स के अलावा अगर आपको लोन की जरूरत होती है तो जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहां पे भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसीजर तकरीबन सेम होता है, क्योंकि जैसे आप बैंक लोन पे इंटरेस्ट देते हैं वैसे ही कंपनीज भी अपने लोन के ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। इसके बाद इनकम टैक्स पेड का अकाउंट आता है। इस अकाउंट में वो इनकम टैक्स शामिल होती है जो कंपनी ने इस साल पे किया है। इस साल होंडा कंपनी ने इनकम टैक्स की मद में 391 करोड़ पे किए हैं। इसके बाद होंडा ने 138 करोड़ रॉयल्टी पेड अकाउंट की मद में खर्च किए हैं। ये अकाउंट उस रॉयल्टी कॉस्ट को मेजर करता है जो कंपनी ने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड पे किया है। देखो, होंडा एटलस कार्स लिमिटेड की पेरेंट कंपनी होंडा मोटर कंपनी है, जो एक जापानीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, और होंडा एटलस कार्स लिमिटेड पाकिस्तान में होंडा मोटर का ट्रेडमार्क और ब्रांड इस्तेमाल करके अपना कारोबार कर रही है। तो जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे पैटेंट्स, ट्रेडमार्क्स को इस्तेमाल करती है, तो उस कंपनी को अपनी पेरेंट कंपनी को हर साल रॉयल्टी फी देनी पड़ती है। इसके बाद नेट डिक्रीज और इंक्रीज इन डेफर्ड रेवेन्यू का अकाउंट आता है। इस साल होंडा कंपनी ने डेफर्ड रेवेन्यू की मद में 82 लाख रुपए कस्टमर से लिए हैं। इस अकाउंट में अनअर्न्ड इनकम शामिल होती है। ये इनकम वो होती है जो कंपनी अपने कस्टमर से एडवांस में लेती है, लेकिन जिसके बदले में एक्चुअल सर्विस या प्रोडक्ट्स अभी तक डिलीवर नहीं किया गया है। अब हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे। आपने एक चीज नोट की होगी कि जिस भी अकाउंट से कंपनी का कैश गया है उसे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में स्मॉल ब्रैकेट में लिखी गई रकम का मतलब होता है कि इस रकम को माइनस करना होता है। इसके अलावा सबसे ऊपर रुपीज इन 1000 लिखा गया है। इसका मतलब कि इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो भी रकम होगी उनको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल फिगर आपको मिलेगी। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू में वैसे तो 8,296 रुपए लिखे हुए हैं,
लेकिन असल में ये रकम 82 लाख और 96,000 है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए जिस भी अकाउंट से पैसा गया है उसे माइनस करना होता है और जिस भी अकाउंट के अंदर पैसा आया है उसे प्लस करना होता है। जैसे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 122 करोड़ कंपनी के अंदर आए हैं, इसी वजह से उसे प्लस करना होगा। 20 लाख फाइनेंस कॉस्ट की मद में पेड किए गए हैं, यानी कैश आउटफ्लो हुआ है, इसे भी माइनस करना होगा। 2 करोड़ 35 लाख एम्प्लॉइज रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस की मद में पे किए गए हैं, यानी कैश आउटफ्लो हुआ है, इसे भी माइनस करना होगा। 1 करोड़ 86 लाख रुपए का कंपनी ने अपने कस्टमर्स को लोन दिया है, यानी कैश आउटफ्लो हुआ है, तो इस वजह से इसे माइनस करना होगा। 391 करोड़ इनकम टैक्स की मद में पे किए गए हैं, ये भी कैश आउटफ्लो हुआ है, इसे भी माइनस करना होगा। 138 करोड़ रॉयल्टी की मद में पे किए गए हैं, ये भी कैश आउटफ्लो हुआ है, इसे भी माइनस करना होगा। और आखिर में 82 लाख डेफर्ड रेवेन्यू की मद में कंपनी ने कस्टमर से एडवांस लिया है, इसे प्लस करना होगा क्योंकि कंपनी के अंदर पैसा आया है। इन सबको प्लस माइनस करने के बाद वो हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा। सारी काटाकुटी करने के बाद होंडा कंपनी के पास 650 करोड़ रुपए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल के आता है। यानी इज्तमाही तौर पर अगर बात करें तो कंपनी के पास टोटल 650 करोड़ 2022 में कैश इनफ्लो हुआ है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ऊपर नजर डालते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अमूमन सबसे पहले आपको परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट देखने को मिलेगा, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PP&E भी कहते हैं। इस साल होंडा कंपनी ने प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए 292 करोड़ खर्च किए हैं। इस अकाउंट में वो फिक्स्ड एसेट शामिल होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं। होंडा कंपनी के प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो उनकी ऑपरेशंस को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनकी इनकम जनरेट करने में मदद देते हैं, जैसे कि ज़मीन, इमारतें, मशीनरी और इक्विपमेंट्स। इसके बाद परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स का अकाउंट आता है। इस साल होंडा कंपनी ने इंटेंजिबल एसेट्स के लिए 85 करोड़ खर्च किए हैं। ये अकाउंट भी फिक्स्ड एसेट्स को मेजर करता है, लेकिन ये एसेट्स फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, यानी ये एसेट्स सॉफ्टवेयर, पैटेंट्स और ट्रेडमार्क के फॉर्म में होते हैं। इस साल होंडा कंपनी ने प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की मद में 6 करोड़ 85 लाख हासिल किए हैं। ये अमाउंट होंडा कंपनी को इस साल उनके प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट के कुछ हिस्सा बेचने से हासिल हुआ है। जब होंडा कंपनी को किसी एसेट की ज़रूरत ना रहे या फिर वो उसको अपग्रेड करना चाहे तो वो उस एसेट को किसी और कंपनी या फिर इंडिविजुअल को बेच सकती है। इस साल होंडा कंपनी ने प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की मद में 387 करोड़ हासिल किए हैं। ये अमाउंट होंडा कंपनी को इस साल उनके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचने से हासिल हुई है। इसके बाद परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अकाउंट आता है। इस पूरे साल में होंडा कंपनी ने 450 करोड़ तक की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो सिक्योरिटीज होती है जो कंपनी ने यूजुअली 3 मंथ या 1 साल तक के लिए होल्ड की होती है। ये अकाउंट भी कंपनी की लिक्विडिटी को मेजर करता है। इसके बाद होंडा कंपनी ने इस साल 130 करोड़ का इंटरेस्ट हासिल किया है। ये इंटरेस्ट कंपनी की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हासिल होता है। जैसे ऊपर कंपनी ने कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज की है तो उनके अगले साल जो उनके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में मेंशन किया जाएगा। अब हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए जिस भी अकाउंट से पैसा गया है उसे माइनस करना होता है और जिस भी अकाउंट के अंदर पैसा आया है उसे प्लस करना होता है। इस साल 292 करोड़ की होंडा ने परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की मद में खर्च किए हैं, यानी कैश आउटफ्लो हुआ है तो इसे माइनस करना होगा। 85 करोड़ कंपनी ने इस साल इंटेंजिबल एसेट्स को परचेज करने में खर्च किए हैं, यानी कैश आउटफ्लो हुआ है तो इसे माइनस करना होगा। 6 करोड़ 85 लाख कंपनी ने प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कोई प्रॉपर्टी बेच के हासिल किए हैं। इसका मतलब कैश इनफ्लो हुआ होगा तो प्लस करना होगा। इस साल होंडा कंपनी ने प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की मद में 387 करोड़ हासिल किए हैं। यह भी कैश इनफ्लो हुआ होगा, इसे भी प्लस करना होगा। होंडा कंपनी ने 450 करोड़ तक की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज की है, इसे माइनस करना होगा क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ है।
और आखिर में होंडा कंपनी ने इस साल 130 करोड़ इंटरेस्ट की मद में हासिल किया है, जिसका मतलब कैश इनफ्लो हुआ है और इसे प्लस करना होगा। अब इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो नेट बैलेंस निकलेगा वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा। सारी काटाकुटी करने के बाद होंडा कंपनी के पास -865 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकल के आता है। देखो, जब भी हम माइनस की फिगर देखते हैं तो हमारे जहन में कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर एक बुरी इमेज बैठ जाती है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस स्टेटमेंट में सिर्फ कारोबार के अंदर कैश के आने जाने का हिसाब होता है। कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे खर्च हो रहा है ये देखना भी ज़रूरी होता है। बिज़ाहिर तो होंडा कंपनी ने 865 करोड़ माइनस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जनरेट किए हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग करना अच्छी बात तस्वर की जाती है, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि कंपनी 865 करोड़ अपनी ग्रोथ में खर्च कर रही है, जिससे इन फ्यूचर वो अच्छा खासा रिटर्न हासिल कर सकती है। और अब आखिर में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले जो अकाउंट मेंशन है वो शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी प्रीपेड है। ये हिसाब शॉर्ट टर्म लोन की अदायगी का है जो 2021 से पहले होंडा कंपनी ने किसी रिलेटेड पार्टी से लिए थे, जिसकी 233 करोड़ की अदायगी पिछले साल कंपनी ने की है। इसके बाद लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस एक्वायर्ड की मद में कंपनी ने 110 करोड़ का कोई डेट लिया है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस रीपेड के अकाउंट में जैसे कंपनी ने ऊपर वाले अकाउंट में लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस एक्वायर्ड की मद में 110 करोड़ इस साल लिए, फिर जब कंपनी इस लोन को रीपे करेगी तो वो अमाउंट इस हेड के अंडर लिखी जाएगी। इस साल होंडा कंपनी ने 24 करोड़ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की मद में रीपे किए हैं। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के आखिर में डिविडेंड पेड का अकाउंट आता है। इस साल होंडा कंपनी ने 64 करोड़ के डिविडेंड्स पे किए हैं। इस अकाउंट में वो डिविडेंड शामिल होते हैं जो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को दिए हैं। डिविडेंड पेड की अमाउंट से ये अंदाजा होता है कि कंपनी के पास इतना प्रॉफिट बचा है जिससे उसने 64 करोड़ डिविडेंड तकसीम किए हैं। अब हम नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालने के लिए ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरह जिस भी अकाउंट से पैसा गया है उसे माइनस करना होता है और जिस भी अकाउंट से पैसा आता है उसे प्लस करना होता है। शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी रीपेड के अकाउंट में इस साल तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इस वजह से इसे इग्नोर करेंगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस एक्वायर्ड की मद में 110 करोड़ कंपनी ने डेट लिया है, यानी कैश इनफ्लो हुआ है, तो इसे प्लस करना होगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रीपेड की मद में कंपनी से 24 करोड़ आउटफ्लो हुआ है, तो इसे माइनस करना होगा। और आखिर में होंडा कंपनी ने 64 करोड़ डिविडेंड पेड की मद में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इसे भी माइनस करना होगा क्योंकि कैश आउटफ्लो हुआ है। अब इन सबको प्लस माइनस करने के बाद जो नेट बैलेंस निकलेगा वो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा। सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद होंडा कंपनी के पास 21 करोड़ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकल के आता है। अब हम इन तीनों कैटेगरीज के कैश फ्लो को ऐड करेंगे और नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश निकालेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 650 करोड़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के -865 करोड़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के 21 करोड़ को अगर ऐड करें तो नेट कैश फ्लो -193 करोड़ निकल के आता है। थोड़ा सा मैं आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में भी बता देता हूँ। इस अकाउंट में वो पैसे शामिल होते हैं जो होंडा कंपनी के पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल हो सकते हैं वो कैश होती है। तो होंडा कंपनी ने 2022 तक के पीरियड में 193 करोड़ नेट डिक्रीज ऑफ इन कैश फ्लो हासिल किया है। अब एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं होंडा की कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। बेज़ाहिर तो हमारे केस में ये कैश फ्लो नेगेटिव है, लेकिन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो कंपनी ने अपना ज़्यादा कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लगाया है, जो एक अच्छी बात तस्वर की जाती है। इसके अलावा कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से 650 करोड़ तक जनरेट किए हैं। होंडा कंपनी ने 2022 के साल में सिर्फ 21 करोड़ की फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मदद ली है। होंडा कंपनी की ओवरऑल कैश पोजीशन का अंदाजा लगाने के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस का हिसाब लेने की जरूरत होती है। 2021 में ओपनिंग कैश बैलेंस तकरीबन 1500 करोड़ रहा था और इस साल नेट डिक्रीज इन कैश 193 करोड़ रहा है। क्लोजिंग कैश बैलेंस निकालने के लिए ओपनिंग कैश बैलेंस में नेट डिक्रीज इन कैश को लेस करना होता है। ओपनिंग कैश बैलेंस 1500 करोड़ से अगर इस साल के नेट डिक्रीज इन कैश 193 करोड़ माइनस करें तो क्लोजिंग कैश बैलेंस तकरीबन 1300 करोड़ निकल के आता है। तो होंडा कंपनी का क्लोजिंग कैश बैलेंस 31 मार्च 2022 तक 1300 करोड़ रहा। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में।
कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीज में हमारा ये दूसरा वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने बाकायदगी से शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई थी, जिसमें हमने डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल किया था। इसके बाद एक तीसरी वीडियो भी हम इंशाल्लाह कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बनाएंगे, जिसमें हम इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।